एनसीएफ एससी 2023 टोटल 580 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने बैठते हैं तो 580 पेजेस का डॉक्यूमेंट है तो इतना पढ़ा नहीं जाता, और अगर ध्यान से पढ़ने बैठे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप कम समय में एनसीएफ 2023 को अच्छे से जान सके, समझ सके। तो देखिए, एनसीएफ 2023 भी कह सकते हैं, और जो ये एनसीएफ है स्कूल एजुकेशन के लिए बनाया गया है, इसलिए हम इसको एनसीएफ एससी 2023 कहते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीएफ क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एनसीएफ एससी 2023 क्या है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चाइनीज कहावत, बहुत प्रसिद्ध कहावत है जो शिक्षा के महत्व को दर्शाती है, उसकी हम बात करते हैं कि अगर आप एक साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं और आप ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो आप चावल बोइए। और अगर आप 10 साल की योजना बना रहे हैं, आप 10 साल में ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है आप पेड़ लगाएं। लेकिन अगर आप अपने पूरी जीवन भर की योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को शिक्षित करिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को, समाज को, देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम देखते हैं कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में मुगल आए, उनके बाद में अंग्रेज आए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को अपने हिसाब से, अपने लिए वफादार बनाने के लिए, अपने हिसाब से लोगों का माइंडसेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ की शिक्षा में परिवर्तन कर दिया, ताकि वो अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से यहाँ के लोगों को एजुकेशन दे दें और उनका माइंडसेट चेंज करें। लेकिन जब हमें 1947 में आज़ादी मिली तो अब उस पुरानी गुलाम मानसिकता से हमें आगे बढ़ना था, आज के टाइम के हिसाब से हमें बच्चों को तैयार करना था। तो इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, और एनसीएफ बनाए गए, ताकि इसके हिसाब से बच्चों को आधुनिक टाइम के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जा सके, जो देश के उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, जो लक्ष्य हैं, उसके हिसाब से बच्चों को एजुकेशन दी जा सके, देश को, समाज को, लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसलिए शिक्षा नीतियां बनी, एनसीएफ बनाए गए। तो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ इज अ फ्रेमवर्क फॉर इंडियन एजुकेशन की राष्ट्रपाचर्य रूपरेखा क्या है, भारतीय शिक्षा की एक रूपरेखा है कि किस तरह से भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, बच्चों को क्या सिखाना है, किस तरह से समाज को, देश को आगे बढ़ाना है, किस तरह से आज का जो टाइम है इसके हिसाब से आज के टाइम की जो जरूरतें हैं उसकी, उनको पूरा करना है, उन जरूरतों के हिसाब से बच्चों को तैयार करना है। तो इट इज अ गाइडलाइन डॉक्यूमेंट की है, एक दिशा निर्देश दस्तावेज है जिसमें इस ये दिशा निर्देश दिया जाता है कि किस तरह से स्कूल को काम करना है, किस तरह से जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, किस तरह का ज्ञान है बच्चों को दिया जाए, बच्चों को किस तरह से सिखाना है, किन मेथड से बच्चों को सिखाना है, बच्चों को क्या क्या एक्टिविटी करवानी है। टीचर्स के लिए भी गाइडलाइंस होती है कि वो किस तरह से अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, किन मेथड से पढ़ा सकते हैं। तो इट सेट्स आउट व्हाट एंड हाउ लर्नर शुड लर्न इन स्कूल, की यह तय करता है कि शिक्षार्थियों को विद्यालय में क्या और कैसे सीखना चाहिए। और देखिए, जब हम एनसीएफ की बात करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि एनसीएफ को तैयार कौन करता है। तो एनसीएफ को कौन तैयार करता है, एनसीईआरटी तैयार करता है, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब कभी ये क्वेश्चन आपको सुनने को मिले कि एनसीआर जो एनसीएफ इसको कौन तैयार करता है, बनाता है, तो आंसर क्या होगा, एनसीईआरटी। It aims to set the direction for educational policies, curriculum development, teaching methods and assessment in all school in India। कि इसका उद्देश्य क्या है, भारत के जो सभी विद्यालय हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहां पर जो स्कूल्स हैं, तो विद्यालयों में शैक्षिक नीतियों, पाठचर्या निर्माण, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन की दिशा निर्धारित करता है कि किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से किस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग क्लासेस में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, किन मेथड से पढ़ाए जाएं, किस तरह से बच्चों का इवेल्युएशन किया जाए। तो ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। दिस इज नॉट अ फिक्स करिकुलम विच स्कूल हैव टू कंपल्सरी फॉलो, कि ये कोई फिक्स करिकुलम नहीं है जिसका पूरे देश के सभी स्कूलों को, सभी स्टेट को कंपल्सरी होकर बिल्कुल अनिवार्य रूप से इसको फॉलो करना है। नहीं, ये तो सिर्फ एक गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश है।
अलग अलग स्कूल हैं जब अपने यहाँ पे जो करिकुलम है, ठीक है, जब उसको बना रहे हैं, उसको ड्राफ्ट कर रहे हैं, तो वो इस एनसीएफ 2023 या जो एनसीएफ है वहां से हेल्प ले सकते हैं। अलग अलग स्टेट हैं भारत में, अलग अलग जो स्टेट हैं, जब अपने समाज की जरूरतों के हिसाब से वो अपना इस तरह की जो करिकुलम डेवलप करते हैं, तो एनसीएफ से उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दिस इज नॉट अ फिक्स करिकुलम विच स्कूल हैव टू कंपल्सरी फॉलो, कि एक बिल्कुल ऐसा नहीं कि कंपल्सरी सबको फॉलो करना है। तो एक क्या है, एक आप कह सकते हैं कि एक गाइडलाइन है। अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्कूल है, जब अपने यहाँ पे करिकुलम को तैयार कर रहे हैं तो उस वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो इट इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल दैट हेल्प्स स्कूल टू डिजाइन देयर ऑन करिकुलम, कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो विद्यालयों को अपनी पाठचर्या तैयार करने में क्या करता है, मदद करता है। इट एंश्योर दैट एवरी स्कूल कवर द बेसिक नीड टू प्रिपेयर इट्स लर्नर, की यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक विद्यालय अपने शिक्षार्थियों को तैयार करने के लिए आवश्यक बुनियादी बातों का मतलब बुनियादी जो बातें उनको शामिल करे, उनका ध्यान रखे। तभी तो बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी जा सकती है। और अगर हम अभी 2025 तक की बात करें तो टोटल 5 एनसीएफ तैयार हो चुके हैं। 1947 में हमें आज़ादी मिली। हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी 1968 में बनी, और उस पॉलिसी के हिसाब से ही, उसके अनुसार ही हमारा जो पहला एनसीएफ बना था 1975 में बना। दूसरा कब बना, 1988 में। तीसरा कब बना, 2000 में। चौथा कब बना, 2005 में। अब जो नया आया है एनसीएफ 2023, एससी भी हम कह सकते हैं क्योंकि स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो टोटल 1975, 1988, 2000, 2005, अब जो लेटेस्ट 2023, तो अभी तक 5 एनसीएफ तैयार हो चुके हैं। ईयर आप याद रख लीजिए, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑल एनसीएफ ट्राई टू ब्रिंग इंडियन एजुकेशन इन लाइन विद द नीड ऑफ द टाइम्स, की सभी एनसीएफ ने भारतीय शिक्षा को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप पूरा करने का प्रयास किया। NCF 2023 is the latest in this sequence of NCF creation, कि इस संबंध में देखें, इस सीक्वेंस में हम देखें तो 2023 सबसे नया है। और 2023 भी, जब 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसके हिसाब से, ठीक है, एनसीएफ 2023 आया। तो इट इज इन लाइन विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट, की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इट हैज बीन क्रिएटेड कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ 21st सेंचुरी, की 21वीं सदी की जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखकर एनसीएफ 2023 तैयार किया गया है। अब हम बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनसीएफ 2023 रिलीज कब किया गया, अगस्त 23 2023 को। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया, एनसीईआरटी के द्वारा। एंड द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ एनसीएफ एससी 2023 कौन थे इसके चेयरपर्सन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, की एनसीएफ एससी 2023, ठीक है। इस एनसीएफ को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसके जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। दिस इज द लेटेस्ट करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस अंडर द एनईपी 2020। 2020 में एनईपी आया, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग, उसी की बातों को ध्यान में रखकर 2023 में एनसीएफ एससी 2023 बनाया गया। इट प्रमोट्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है। इट डिस्कसेस एवरी लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसमें विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई। चाहे हम फाउंडेशन की बात करें, जिसमें प्ले स्कूल आता है, और फर्स्ट सेकंड क्लास मतलब 3 ईयर से लेकर 8 ईयर्स तक। चाहे हम प्रिपरेटरी स्टेज की बात करें जिसमें क्लास 3, 4, 5 आता है। चाहे हम मिडिल स्टेज की बात करें जिसमें क्लास 6, 7, 8 आता है। चाहे हम सेकेंडरी की बात करें 9, 10, 11, 12। तो इट डिस्कसेस एवरी लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसमें विद्यालय शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर चर्चा की गई। अलग अलग स्तर है, उसमें बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, क्या एक्टिविटीज करवाई जानी चाहिए, किन मेथड से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरह के कंटेंट जो है, किस तरह की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। तो इट सर्व्स एज अ गाइडलाइन फॉर करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर स्कूल्स इन इंडिया, कि भारत में विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में काम करता है, कि किस तरह से बच्चों को अलग अलग लेवल पे पढ़ाना है, ठीक है। किस तरह की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, उसमें क्या कंटेंट होना चाहिए, किन मेथड से पढ़ाना है, क्या एक्टिविटीज करवानी है।
इट फोकसेस ऑन मेकिंग एजुकेशन मोर स्टूडेंट सेंट्रिक, स्किल बेस्ड एंड मॉडर्न, की यह शिक्षा को अधिक विद्यार्थी केंद्रित, कौशल आधारित और आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। इट एम्स टू शिफ्ट फ्रॉम रोड लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, की इसका उद्देश्य क्या है? रटने की प्रक्रिया से हटकर योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर देना, कि बच्चा रटे नहीं बल्कि खुद से करके सीखे, खुद से समझ कर सीखे। इट एम्फिसाइजेस होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, की ये समग्र और बहुविषयक शिक्षा पर बल देता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पहले चलता था ना, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, अलग अलग स्ट्रीम होती थी, 10th के बाद बच्चों को किसी एक स्ट्रीम में जाना होता था, तो अब इस तरह की स्ट्रीम खत्म कर दी गई है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, तो बच्चा कोई भी 5-6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकता है। कॉमर्स के सब्जेक्ट के साथ बच्चे आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, साइंस के सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मतलब अब जो अलग अलग एरिया था उसको खत्म करके अब बच्चा अपने हिसाब से कोई भी जो 5-6 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन ले सकता है। इट एम्फेसाइजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिवनेस, की यह अनुभवात्मक शिक्षा कौशल विकास और समावेशिता पर जोर देता है, ताकि बच्चे सब बच्चे साथ मिलकर अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है, चीज़ों को सीख सकें, सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकें, उस हिसाब से चीज़ों को जान सके, समझ सके। इट प्रमोट्स मल्टीलिंगुअलिज्म, की यह बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है। तो इसमें भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को 2 भाषा सिखाई जाए। बच्चा जब मिडिल स्टेज पर जाता है, क्लास 6 में जाता है, तो बच्चों को 3 लैंग्वेज सिखाई जाए। एक उसकी मदर टंग, बच्चों को एजुकेशन उनकी मदर टंग में दी जाए। दूसरी लैंग्वेज जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज दी गई है, उसमें से कोई बच्चा सीख सकता है। और तीसरी लैंग्वेज के रूप में बच्चा कोई बाहर की भाषा सीख सकता है, देश की भाषा सीख सकता है, बच्चे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इट इंटीग्रेट्स लोकल नॉलेज एंड कल्चर, की स्थानीय ज्ञान और संस्कृति को एकीकृत करता है, बढ़ावा देता है, जिसमें जो दादी नानी के जो नुस्खे हैं उसकी बात की जा रही है। हमारी जो विरासत है, हम देखते हैं ना, कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाना, समझाना, तो इन चीजों पर भी ज्यादा जोर दिया गया। इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी इन स्टूडेंट, की यह विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच, रचनात्मक और अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देता है, कि बच्चों की जो अंदर की जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको बढ़ाने के मौके देता है, उसको बाहर लाने के मौके देता है। और यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की बात की जा रही है, तो बच्चों को पूरा मौका देना कि बच्चा खुद से सोचे, खुद से समझे, खुद से चीजों को सीखे। और इस तरह का स्कूल का एनवायरनमेंट बनाना, इस तरह की बुक्स बनाना, ताकि बच्चा उसके साथ खुद को समायोजित कर सके, ठीक है। इट इज डिजाइन टू प्रिपेयर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्टिव सोशल पार्टिसिपेशन, किया आजीवन सीखने और सक्रिय सामाजिक भागीदारी हेतु तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया। देखिए यहाँ पर सोशल पार्टिसिपेशन को भी बहुत महत्व दिया गया है, कि अगर हम अपने शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो समाज का स्कूल के साथ भागीदारी बहुत जरूरी है। तो इसमें कहा गया है कि जो सोसाइटी के लोग हैं, जो स्किल्ड पर्सन है, एक आदमी है जो बर्तन अच्छे से बना सकता है, ठीक है, वो भी स्कूल में आ सकता है, बच्चों को बर्तन बनाना सिखा सकता है। अलग अलग जो पोस्ट पे काम करने वाले हैं, अलग अलग फील्ड में काम करने वाले हैं, कोई डांस अच्छा करता है, कोई सिंगिंग अच्छा करता है, वो भी स्कूल में आकर बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, स्कूल को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, स्कूल को सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सोशल पार्टिसिपेशन का भी जिक्र किया गया है, उसको महत्व दिया गया है, कि अगर हमें स्कूल को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो समाज के लोगों को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, स्कूल के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो उनको भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यहाँ पर बात की गई है। और अगर हम देखें, आजकल तो विद्यांजलि नाम से दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, जिसके तहत जो समाज के लोग हैं उनको स्कूल के साथ आने के लिए, अपनी सेवाएं स्कूल में देने के लिए उनको मोटिवेट किया जाता है। इट एम्स टू मीट द चेंजिंग डिमांड ऑफ द 21st सेंचुरी, कि इसका उद्देश्य क्या है? 21वीं सदी की बदलती मांगों को पूरा करना। इट डिवाइड द स्कूल करिकुलम इनटू 4 स्टेजेस, की इसमें स्कूल का जो करिकुलम है, विद्यालय की जो पाठचर्या है, उसको 4 स्टेजेस में उसको विभाजित किया जाता है। सबसे पहला अगर हम बात करें, जिसमें 3 ईयर्स से लेकर 8 ईयर्स के बच्चे आते हैं, जिसको हम फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं, जिसमें 3 से लेकर 6 ईयर तक तो प्री स्कूल हो जाता है, और फिर 7-8 क्लास 1 और 2। उसके बाद +3 की अगर हम बात करें, तो इसमें क्लास 3, 4, 5 8 ईयर से लेकर 11 ईयर्स तक के ग्रुप आता है, एज ग्रुप, ठीक है। उसके बाद
+3 की हम बात करें तो इसमें 11 से लेकर 14 ईयर का एज ग्रुप आता है, जिसमें क्लास 6, 7, 8। और लास्ट की अगर हम 4 की बात करें तो 9, 10th, 11, 12 सेकेंडरी। ठीक है। तो इस तरीके से जब हम एनसीएफ 2023 की बात करते हैं तो इसमें स्कूल करिकुलम को इन 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, और हर स्टेजेस के लिए बताया है कि किस तरह से, मान लो फाउंडेशनल स्टेजेस है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है, अलग अलग स्टेजेस पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, किस तरह का असेसमेंट होना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह के मेथड से बच्चों को पढ़ाना है, तो ये बातें कही गई हैं। ठीक है। और एनसीएफ एससी 2023 इज डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। जो ये पूरा जो डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं ना, तो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो इन 5 पार्ट्स को भी हम देखते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनसीएफ एससी 2023 के। एनसीएफ एससी 2023 के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, टोटल 5 पार्ट हैं। पार्ट 1 क्या है? अप्रोच। पार्ट बी, क्रॉस कटिंग थीम्स। पार्ट सी, स्कूल सब्जेक्ट। पार्ट डी, स्कूल कल्चर एंड प्रोसेसेस। पार्ट ई, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम। तो हम एक एक करके जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, जैसे हम पार्ट ए की बात करें, जिसका टाइटल क्या है? अप्रोच या दृष्टिकोण। तो यह भाग विद्यालय शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक वांछनीय मूल्यों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, कौशल और ज्ञान को स्पष्ट करता है। तो देखिए, पार्ट ए की हम बात करते हैं, अप्रोच की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले बात की गई है कि विद्यालय शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मान लो जैसे एक उद्देश्य है बच्चों का वोकेशनल डेवलपमेंट करना, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, उसमें वैल्यूज डेवलप करना। ठीक है, इस तरह के उद्देश्य हैं। तो अब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या बच्चों को मूल्य सिखाए जाएंगे? ठीक है, उनकी क्षमताएं हैं, उनके कौशल हैं। ठीक है, किस तरह से उनमें वृद्धि की जाएगी, कौन कौन से कौशल उनको दिए जाएंगे। ठीक है, किस तरह का कंटेंट उनको पढ़ाया जाएगा, क्या ज्ञान उनको दिया जाएगा, किस तरह से उनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो ये सारी बात इसमें कही गई। इसके साथ साथ इट ऑल्सो ले डाउन द प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस ऑफ कंटेंट सेलेक्शन, पेडागोजी एंड इवेल्युएशन। और इसमें साथ के साथ, ठीक है, कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। ठीक है, यहाँ पर विषय वस्तु की बात की गई है, शिक्षण शास्त्र, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, किस तरह से बच्चों का असेसमेंट किया जाए, इवेल्युएशन किया जाए, इन चीजों के बारे में भी पार्ट 1 में बात की गई है। और इसके अलावा इट प्रोवाइड्स द रैशनल एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉर द 4 स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन की। यह विद्यालय शिक्षा के जो 4 स्टेजेस हैं, 5+3+3+4। ठीक है, तो जो ये 4 स्टेजेस हैं, अलग स्टेज पे बच्चों को किस तरह से सिखाया जाए, किस तरह से बच्चों को बताया जाए, उसकी भी इसमें बात की गई है। तो देखिए, 4 स्टेजेस क्या है? सबसे पहला आता है फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, सेकंड आता है प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड आता है मिडिल स्टेज, फोर्थ आता है सेकेंडरी स्टेज। तो इन 4 स्टेजेस के बारे में एनसीएफ 2023 में बताया गया है कि अलग अलग स्टेजेस, इस पे किस तरह से बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए। तो एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करें, तो दिस फेज विल बी ऑफ 5 ईयर्स, कि ये जो चरण है 5 साल का होगा, 5 वर्षों का होगा। इसका एज ग्रुप क्या होगा? 3 to 8 ईयर्स, जिसमें स्टार्टिंग की जो 3 ईयर्स हैं, 3 से लेकर 6 ईयर की अगर हम बात करें, तो इसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल वाटिका के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जिसको हम प्री स्कूल कहते हैं। और उसके बाद 6 से लेकर 8 की एज की हम बात करें तो क्लास 1 और 2 आता है। तो टोटल फाउंडेशनल स्टेज की बात करें, 5 ईयर का स्टेज होने वाला है। ठीक है, जिसका एज ग्रुप क्या है? 3 से लेकर 8 ईयर, जिसमें स्टार्टिंग के 3 ईयर होंगे 3 to 6 प्री स्कूल, बाल वाटिका, और नेक्स्ट 2 ईयर जो होंगे क्लास 1 और 2 के। इन दिस फेज द चिल्ड्रन विल बी टॉट टू यूज द मदर टंग। इस चरण में बच्चों को मुख्य तौर पर जो सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, उनकी मातृभाषा में ही सिखाया जाए, समझाया जाए। बच्चों को घर की तरह स्कूल में भी खेलने कूदने की पूरी फ्रीडम दी जाए, पूरी स्वतंत्रता दी जाए। इसके अलावा लिंग्विस्टिक एंड लर्निंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन थ्रू प्ले बेस्ड एक्टिविटी, की खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को भाषाई और अधिगम का विकास कराना। और टेक्स्ट बुक, प्ले बुक, वर्कबुक आर रिकमेंडेड ओनली फ्रॉम क्लास 1, की स्टार्टिंग के 3 से लेकर 6 ईयर तक बच्चों को किसी तरह की कोई टेक्स्ट बुक और ये चीजें ना हो, बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए। और जब बच्चा क्लास 1 में आता है ना, तो फिर उसको टेक्स्ट बुक है, प्ले बुक है, वर्क बुक है, ये चीजें बच्चों को फिर दी जा सकती हैं।
चिल्ड्रन विल केप्ट अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन होमवर्क और बैकलोड की इस स्टेज पर बच्चों को किसी भी तरीके के एग्जाम से होमवर्क से बैक जो मतलब बैग का जो बस्ते का जो वजन होता है उससे दूर रखा जाए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं ना कि आप स्कूल में देखिए बच्चा प्री स्कूल में भी जा रहा है तो बड़ा सा बैग लेके जा रहा है, जबकि एनईपी 2020 में और एनसीएफ 2023 में कहा गया कि भाई इस स्टेज तक कोई एग्जाम ना लिया जाए बच्चों का, उन पर किसी तरह का बैग का बोझ, किसी तरह का बर्डन नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को मौका दिया जाए खेल खेल में सीखने का। इवेल्युएशन शुड बी डन बाय टीचर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की इस स्तर पर कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा तो फिर इवेल्युएशन कैसे किया जाएगा? टीचर बच्चों को देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो बच्चों का जो असेसमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा? ऑब्जर्वेशन के थ्रू होगा, ताकि पता चल सके बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए थ्री जो इसमें पॉइंट नंबर 3 जो है कि किसी भी तरह का इसमें साफ साफ कहा गया कि बैग के वजन, एग्जाम से, इन चीजों से बच्चों को दूर रखा जाए। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जो आपके आसपास जो प्ले स्कूल आप देख रहे हैं वहां पे बच्चों को बच्चा क्लास 3 मतलब बच्चा जब जाता है स्टार्टिंग में 3 ईयर की एज में ही जाता है तो बच्चों को बुक पकड़ा दी जाती है, बैग पकड़ा दी जाती है, उनका एग्जाम लिया जाता है, जो गलत है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, फिर हम प्रिपरेटरी स्टेज की बात करते हैं। ठीक है, जब बच्चा फाउंडेशनल स्टेज को कंप्लीट कर लेता है तो फिर 8 ईयर से लेकर 11 ईयर्स, क्लास 3, 4, 5 ईयर, तो इट विल कवर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 3 to 5। इट विल कवर द एज ग्रुप ऑफ 8 to 11 ईयर, बिगनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन टू बुक की। तो इस स्टेज पर बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है और बच्चों को जो है उनको बुक से परिचित करवाया जाता है, बुक्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। और इस स्टेज पर बात की जा रही है कि बच्चों को कम से कम 2 लैंग्वेज की एजुकेशन बच्चों को दी जाए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को मैथ है, आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, सराउंडिंग वर्ल्ड एजुकेशन जिसमें ईवीएस हम बात करते हैं ना, आवर सराउंडिंग, वो बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए इस स्टेज पर। टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस की जो टेक्स्ट बुक भी होना चाहिए वो किस पे आधारित होना चाहिए? एक्टिविटी और एक्सपीरियंस पे आधारित होना चाहिए, जहां पर बच्चों को खुद से करके सीखने का मौका मिले। मेजर रोल ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर इन द कंटेंट ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन की भाषा शिक्षा की विषय वस्तु में बाल साहित्य की प्रमुख भूमिका होनी चाहिए, जिसमें कहानियां होनी चाहिए, कविता होनी चाहिए, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। और अगर हम मेथड्स की बात करें, प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम होना चाहिए, इस तरह के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। और इस प्रिपरेटरी स्टेज में 3, 4, 5 की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्रेडिट समेटिव असेसमेंट होते हैं, ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन, जो एंड टर्म जो एग्जाम होते हैं उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि एक टाइम पीरियड के बाद पता चल सके ना कि बच्चा कितना सीख रहा है, कितना समझ रहा है। तो क्रेडिट समेटिव असेसमेंट बच्चों का एक टाइम के बाद, जैसे 6 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया, तो बच्चों का इस तरह का असेसमेंट हो, ताकि बच्चों के प्रोग्रेस का पता चल सके। फिर मिडिल स्टेज की हम बात करते हैं, इट विल कवर क्लास 6 to 8, एज ग्रुप 11 to 14। तो इस स्टेज पर बच्चों को 3 भाषाएं सिखाई जाए। उनकी पहली भाषा मदर टंग, जो उनकी मेन भाषा है, फिर रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है, या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक हो सकता है। तीसरी लैंग्वेज में कोई विदेशी भारी भाषा भी हो सकती है। लर्नर इन दिस फेज विल हैव टू लर्न 3 लैंग्वेज की चरण में विद्यार्थियों को 3 भाषा सिखाई जाए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस इनटू मोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान को अधिक अनुभवात्मक शिक्षा में बदलना, कि सब्जेक्ट बच्चों को सिखाए जाए तो सिखाए ना, रटाए ना जाए, बल्कि बच्चों को इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए, प्रोजेक्ट दिए जाएं, ठीक है, ताकि बच्चा खुद से चीजों को करके खुद से चीजों को सीखे। बच्चों को अलग अलग जो है म्यूजियम्स हैं वहां पर बच्चों को विजिट कराया जाए, साइंस सेंटर में विजिट कराया जाए, मोन्यूमेंट्स हैं वो बच्चों को दिखाया जाए। द मेन फोकस ऑफ दिस फेज विल बी ऑन चिल्ड्रन लर्निंग ऑन देयर ऑन रेदर देन रोट लर्निंग की। इस चरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि बच्चों द्वारा स्वयं से सीखना, ना कि रट कर सीखना। प्रोवाइडिंग फिजिकल आर्ट्स, कंप्यूटर कोडिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन टू चिल्ड्रन, की बच्चों को शारीरिक कला, कंप्यूटर कोडिंग और व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना, वोकेशनल भी उनको सिखाना। इस चरण के अंत में योगात्मक मूल्यांकन शिक्षण मानकों में परिभाषित दक्षताओं पर आधारित होना चाहिए। द समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ दिस फेज शुड बी बेस्ड ऑन द competencies defined in the
लर्निंग स्टैंडर्ड, जो लर्निंग स्टैंडर्ड दिए गए हैं एनसीईएफ में, उसके हिसाब से बच्चों का जो एंड टर्म एग्जाम होना चाहिए। फिर सेकेंडरी स्टेज की बात करते हैं, क्लास 9 to 12, एज ग्रुप 14 to 18। ठीक है, तो टोटल इसमें दो फेसेस बताए गए हैं। पहला फेस क्या है, क्लास क्लास 9th और 10th का, और दूसरा फेज क्या होगा, क्लास 11 और 12th का। तो जब हम फेज 1 की बात करें, क्लास 9 10th की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, इन फेज 1 ऑल स्टूडेंट विल बी इंगेज इन ऑल करिकुलम एरियाज एज इन द मिडिल स्टेज की। क्लास 6 से 8 क्लास तक जो बच्चों को सब चीजें पढ़ाई जा रही थी, 9 10th क्लास में भी उसको कंटिन्यू रखा जाए फेज 1 में। ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट विल स्टडी एनवायरमेंटल एजुकेशन एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी की। विद्यार्थी पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन एक अंतर विषयक अध्ययन क्षेत्र के रूप में करेंगे, कि चाहे हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उन उन सब्जेक्ट के साथ बच्चों को एनवायरमेंट एजुकेशन भी बच्चों को दी जाए, बच्चों को एनवायरमेंट के बारे में अवेयर किया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए। और फिर हम 11 12 क्लास की बात करें, फेज 2 की बात करते हैं, तो फेज 2 इन्वॉल्व्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। ये बहुविषयक अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। मतलब क्या है, अब कॉमर्स आर्ट साइंस इस तरह की स्ट्रीम नहीं रहेंगी, बल्कि बच्चों को बहुत सारे सब्जेक्ट की चॉइस दी जाएगी। बच्चा कोई भी मतलब 6 सब्जेक्ट है, अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से बच्चा सेलेक्ट कर सकता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और उसको आराम से पढ़ेगा सीखेगा बच्चा। तो यहाँ पर बच्चों को ऑप्शन बहुत ज्यादा दे दिए गए हैं। बच्चों को कॉमर्स आर्ट साइंस इन चीज़ों में, मतलब अलग अलग एरिया में जो बच्चों को अब बांध कर नहीं रखा गया है। बच्चा अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से साइंस के सब्जेक्ट के साथ जो ह्यूमनिज्म के जो सब्जेक्ट हैं, जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं, बच्चा उसको ले सकता है, कॉमर्स के सब्जेक्ट को ले सकता है। तो बहुविषयक अध्ययन में विद्यार्थी अपनी पसंद के विभिन्न विषयों को चुनकर उनका अध्ययन करने में सक्षम होंगे। This level will emphasize critical thinking and adaptability in the mental process once more। कि यह स्तर एक बार फिर मानसिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सोच और अनुकूलन क्षमता पर जोर देगा। तो देखिए, पहले तो कॉमर्स आर्ट साइंस होते थे ना, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जब आप 10th के बाद 11th में जाते हैं, तो आपको ये अलग अलग ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें से बच्चा कोई भी 2 लैंग्वेज ले सकता है। एक उसकी मदर टंग हो जाएगी, दूसरी कोई लैंग्वेज होगी। ठीक है, फिर आर्ट एजुकेशन, इंडियन क्लासिक म्यूजिक, फोक म्यूजिक, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री, स्कल्पचर, फाइन आर्ट्स, फोक पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइन, मोशन पिक्चर्स, फोटोग्राफी, टेक्सटाइल डिजाइन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबिंग, योगा एंड लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन। मतलब ये सारे वोकेशनल में एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, मशीनिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिटी हेल्थ, ये सारे सब्जेक्ट हैं ग्रुप 2 में। ग्रुप 3 सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट हो गए, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया हो गया इसमें। ठीक है, ग्रुप 4 में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो गया, साइंस। तो इस तरह से ये 4 ग्रुप हो गए। ठीक है, अब बच्चा क्या करेगा, अपने पसंद के हिसाब से लैंग्वेज में कोई 2 लैंग्वेज लेना है, बाकी ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 में से कोई 4 सब्जेक्ट बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से बच्चा ले सकता है। तो यहाँ पर देखिए, कॉमर्स आर्ट साइंस की जो ये बाधाएं थी, इसको खत्म कर दिया। बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चा सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम पार्ट बी की बात करते हैं, क्रॉस कटिंग थीम्स, अंतर संबंधी विषय। तो अब ये विषय क्या है, दिस पार्ट फोकसेस ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द एनसीएफ। की ये भाग एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे केंद्रित है। कुछ महत्वपूर्ण विषय, ऐसे विषय जिसमें चाहे हम 4 स्टेजेस की बात करें, विषय हर स्टेजेस के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, उस पर फोकस किया गया है। जिसमें हम बात करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करें, चाहे हम वैल्यूज की बात करें, ठीक है, चाहे हम एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, गाइडेंस काउंसलिंग की बात करें, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें। ठीक है, तो एक क्रॉस कटिंग थीम्स हैं, अंतर संबंधी विषय हैं। ठीक है, जिनको सभी विषयों के साथ पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आप चाहे साइंस पढ़ा रहे हैं, चाहे सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, उसकी हेल्प से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मार्गदर्शन है, परामर्श है, हर स्टेज पे बच्चों को जरूरत पड़ती है इसकी। ठीक है, पर्यावरण की शिक्षा है, हर लेवल पे इसकी जरूरत है। ठीक है, भारतीय ज्ञान है, जो मूल्य है वो बच्चों को सिखाया जाए, समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो जब हम क्रॉस कटिंग थीम की बात करते हैं, तो दिस पार्ट फोकस ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द एनसीएफ। की यह भाग एनसीएफ के महत्वपूर्ण विषयों पे केंद्रित है।
ठीक है, जिसमें इंडियन नॉलेज भी आ रहा है, वैल्यूज भी आ रहे हैं, लर्निंग एंड केयरिंग, ठीक है, एनवायरमेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, गाइडेंस काउंसलिंग है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें है। दिस इन्फ्लुएंसेस एंड इंटीग्रेट ऑल सब्जेक्ट एंड स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, की ये शिक्षा के सभी विषयों और चरणों को प्रभावित और एकीकृत करते हैं। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए, सब विषय के साथ ये जरूरी होते हैं। ठीक है, एक व्यापक दृष्टिकोण है जो सीखने के अनुभव को आकार देते हैं और समग्र विकास पर जोर देते हैं। तो पार्ट बी की बात करें तो इसमें इन क्रॉस कटिंग थीम्स की बात की गई है जो हर स्टेज पर जरूरी है। फिर पार्ट सी की बात करें, स्कूल सब्जेक्ट विद्यालय विषय, तो दिस पार्ट कंटेन्स सेपरेट चैप्टर फॉर ईच स्कूल सब्जेक्ट, की इस भाग में प्रत्येक विद्यालय विषय के लिए अलग अलग अध्याय है। ठीक है, इसमें अलग से लैंग्वेज की बात की गई है, सोशल साइंस की बात की गई है, साइंस की बात की गई है, वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, मैथ की बात की गई है, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग से बताया गया है। कि मान लो एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सोशल साइंस क्या है, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है, इसकी जरूरत क्या है, इसको किस तरीके से टीचर बच्चों को पढ़ा सकता है, आप किस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें सारी बात की गई है सोशल साइंस के बारे में, आप किस तरह से अपनी लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह से साइंस हो गया, इसी तरीके से मैथ्स हो गया। ठीक है, तो इनमें से प्रत्येक अध्याय में विद्यालय शिक्षा के सभी प्रासंगिक चरणों के लिए निर्धारित अधिगम मानकों के साथ साथ उस विषय के लिए उपयुक्त विषय चयन, ठीक है, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन और ये सारे दिशा निर्देश हैं। सोशल साइंस है, किस तरह से आप पढ़ाओगे, किस तरह से प्लानिंग कर सकते हो, किस तरह के मेथड्स हैं, किस तरह की एक्टिविटी है, किस तरह से असेसमेंट लिया जा सकता है बच्चों का। तो चाहे हम लर्निंग इन द फाउंडेशनल स्टेज की बात करें, लैंग्वेज एजुकेशन, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, वेलबिंग, वोकेशनल, ठीक है, सब्जेक्ट्स इन ग्रेड 11 एंड 12, ठीक है, सारी इसमें बात की गई है। फिर हम पार्ट डी की बात करें, स्कूल कल्चर एंड प्रोसेस की बात करें, विद्यालय संस्कृति और प्रक्रियाएं। ठीक है, तो देखिए स्कूल कल्चर इंक्लूड्स वैल्यूज, नॉर्म्स, बिहेवियर, रिलेशनशिप एंड प्रैक्टिसेस, वाइल स्कूल प्रोसेस इंक्लूड डे टू डे ऑपरेशन ऑफ स्कूल। जब हम स्कूल कल्चर की बात करते हैं ना, विद्यालय संस्कृति की बात करते हैं, तो देखिए हर स्कूल की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। संस्कृति में क्या आता है, उस स्कूल के वैल्यूज क्या है, उसके क्या मतलब रूल्स हैं, उसके क्या नॉर्म्स हैं। ठीक है, वहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चों का किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह के टीचर स्टूडेंट के आपस में रिलेशनशिप है, किस तरह की बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। स्कूल प्रोसेस में डेली जो ऑपरेशंस हैं, डेली की जो स्कूल का जो क्रियाकलाप है, वो सारी चीजें आती हैं। तो हम कहते हैं ना कि भाई अलग अलग स्कूल का, अलग अलग कॉलेज का अपना कल्चर है। किसी को हम कहते हैं यार इसका कल्चर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर तो पढ़ने वाले बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी है, वैल्यूज बहुत अच्छी हैं। ठीक है, यहाँ एक कितना अच्छा डिसिप्लिन है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे बहुत शांत रहते हैं। तो अलग अलग स्कूल है, अलग अलग कॉलेज है, सबका अपना कल्चर होता है। और यही कल्चर आपको अट्रैक्ट करता है कि अच्छा मुझे तो उस स्कूल में जाना है, मुझे तो उस कॉलेज में जाना है। जैसे हम ड्यू के कॉलेजेस की बात करते हैं, तो आप कहोगे ना मुझे यार उस कॉलेज में जाना है, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम बहुत अच्छा है। सिस्टम का मतलब क्या है, वहाँ का जो कल्चर है, ठीक है, वहाँ का जो प्रोसेस है वो अच्छा है, वहाँ पे जो स्टाफ है, टीचर है, वो बहुत अच्छा है। तो स्कूल कल्चर की जब हम बात करते हैं तो वैल्यूज आ जाता है, वहाँ का नॉर्म्स हैं, बिहेवियर से, रिलेशनशिप है, प्रैक्टिसेस हैं। और स्कूल प्रोसेस की बात करें तो डेली एक्टिविटी आ जाती है, डेली ऑपरेशन आ जाते हैं। तो दीज हैव अ डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लर्निंग, की इसका इनका विद्यालयों के अधिगम पर सीधा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखिए गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, अलग अलग स्कूल हैं, वहाँ के जो हेड हैं, तो अलग अलग स्कूल का अलग अलग कल्चर है। किसी स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, टीचर ध्यान दे रहे हैं, तो किसी स्कूल में बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। तो स्कूल कल्चर पे डिपेंड करता है कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने किस तरह का कल्चर डेवलप किया है। दिस मेक द लर्निंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव एंड डेवलप डिजायरेबल वैल्यूज, की यह शिक्षण वातावरण को सकारात्मक बनाती है और वांछनीय मूल्यों को विकसित करती है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट ई, क्रिएटिंग अ सपोर्टिव इकोसिस्टम, ताकि एनसीएफ 2023 को स्कूल लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो क्या क्या चीजें इसके लिए जरूरी हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन, की कार्यान्वयन हेतु क्षमता निर्माण, की जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो लोग हैं,
जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्षमता का निर्माण करना, ताकि इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जो एनसीएफ 2023 में जो बातें बताई गई हैं उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके अलावा इंश्योरिंग एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, की स्कूल में क्लास में एक लर्निंग का अच्छा एनवायरनमेंट जो है डेवलप किया जा सके। इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर, शिक्षकों को सक्षम और सशक्त बनाया जा सके। ठीक है। कम्युनिटी एंड फैमिली इंगेजमेंट, समुदाय और परिवार की सहभागिता। अगर हम चाहते हैं कि स्कूल अच्छे से पढ़ाए, बच्चे स्कूल में जाएं, अच्छे से सीखें, तो इसके लिए कम्युनिटी और फैमिली का स्कूल के साथ इंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है। अब एक एक करके हम इन 4 पॉइंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएफ, एनसीएफ 2023 को अगर हम चाहते हैं कि स्कूल लेवल पे सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, तो इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हम टीचर की बात करें, चाहे एसओएस प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, करिकुलम डेवलपर्स की बात करते हैं, या हम ट्रेनर्स, टीचर ट्रेनर्स की बात करते हैं, तो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होना बहुत जरूरी है। इनकी क्षमता का निर्माण होगा, क्षमता बढ़ेगी, तभी अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, समझा सकता है, इंगेज कर सकता है, एक्टिविटीज करवा सकता है, अपॉर्चुनिटी बच्चों को दे सकता है। ट्रेनर टीचर को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। एचओएस अपने स्कूल को अच्छे से संभाल सकता है, और जो भी एनसीएफ की बातें हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकता है। करिकुलम डेवलपर्स जो हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं, उसका जो करिकुलम है अच्छे से उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा फैमिलाइजिंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स विद दिस एनसीएफ, की जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 है। ठीक है। अब ये भी जरूरी है कि जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो इसके बारे में जाने, इसके बारे में अवेयर हो, तब तभी तो उनको पता चलेगा ना कि किस तरह से बच्चों को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, किस तरह से बच्चों को सपोर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी एनसीएफ के बारे में पता चले। तो इसके लिए स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनको, पेरेंट्स को, सोसाइटी को इस बारे में अवेयर करे। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम एससीईआरटी की बात करते हैं, चाहे हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, टाइम टाइम पे इनको भी एफडीपी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्कशॉप करवानी चाहिए, ताकि ये भी टीचर्स को ट्रेन कर सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। ठीक है। अब अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें, इंश्योरिंग एन अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, अगर हम चाहते हैं कि स्कूल में लर्निंग का एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो इसके लिए जरूरी है कि स्कूल जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्कूल सुंदर होना चाहिए, क्लासरूम सुंदर होने चाहिए, स्कूल में बच्चे सेफ हों, सुरक्षित हों। ये सारी चीज़ें जरूरी हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे स्कूल में नहीं जाना चाहते, स्कूल से डर लगता है, वहाँ के टीचर से डर लगता है, बहुत सारा बर्डन होता है पढ़ाई का, डिसिप्लिन का, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए स्कूल को वेलकमिंग होना चाहिए, जो बच्चों का स्वागत करे, बच्चों को जैसे हम घर में देखते हैं ना, मेहमानों का स्वागत करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हमें बच्चों का भी, स्कूल में बच्चों का भी वेलकम करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें चाहे हम एनएपी की बात करते हैं, एनसीएफ की बात करते हैं, बुक्स की बात करते हैं, टीचर की बात करते हैं, सब किसके लिए? बच्चों के लिए हैं, बच्चों को सिखाने के लिए हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को स्कूल में वेलकम किया जाए, एक स्कूल का अच्छा एनवायरनमेंट हो जहाँ पर बच्चा आना चाहे, अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट हो, बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव किया जाए, अच्छे से सिखाया जाए। ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, और बच्चा स्कूल में सेफ फील करे, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ बच्चा खुशी खुशी चीजों को सीखे, समझे। इसके अलावा द नीड ऑफ टीचर मस्ट ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ एंड सपोर्टेड, की देखिए बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, साथ ही साथ टीचर का भी पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। टीचर्स को भी देखना चाहिए कि उनके लिए किसी तरह की रिसोर्सेज की कोई कमी ना हो, ताकि उनकी टीचिंग अच्छी हो सके, बच्चों की लर्निंग हो सके। और इसके अलावा जरूरी है कि जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हम एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जैसे स्कूल की जो बिल्डिंग है, गेट है, ग्राउंड है, ये सारी चीज़ें सुंदर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और अगर इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वाटर टेप हो गया, चाहे गैलरी हो गई, चाहे क्लासरूम हो गया, चाहे लैब हो गए, ये भी अच्छे से होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, सारे रिसोर्सेज होना चाहिए, बच्चों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, कि सभी बच्चे वहाँ पर आराम से पहुँच सके।
ठीक है। इसके अलावा द इंफ्रास्ट्रक्चर शुड इंश्योर सेफ्टी एंड इंक्लूजन, की बुनियादी ढांचे को सुरक्षा और समावेश सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी तरह के बच्चे स्कूल में आ सके, स्कूल जो है एनवायरमेंट हो बच्चों के लिए सुरक्षित हो, तो इस चीज को देखना चाहिए। ठीक है। इनेबलिंग एंड एम्पावरिंग टीचर्स, की टीचर्स को एम्पावर करना है, किस तरह से टीचर को एम्पावर किया जा सकता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अच्छे से बच्चों को बिना किसी प्रेशर के पढ़ा सकें, सिखा सकें। इसके अलावा पीपल टीचर रेशो, पीटीआर, जिसको स्टूडेंट टीचर रेशो भी कहते हैं, कि मान लो एक टीचर पे अगर क्लास में 30-35 बच्चे हों तो टीचर उसको आराम से पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, बच्चों को जान सकता है, समझ सकता है। लेकिन अगर एक ही क्लास में 50 बच्चे हों, 60 बच्चे हों, तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए एक पीपल टीचर रेशो जो है एक सही तरीके से होना चाहिए क्लास में। बच्चे ओवर क्राउड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो टाइम टू टाइम इस तरह के, चाहे एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गए, स्कूल के द्वारा भी बाहर से एक्सपर्ट बुला के टाइम टू टाइम टीचर्स को अवेयर करने के लिए, अपडेट करने के लिए टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन विल बी ट्रांसफॉर्म, की जो बीएड डीएलएड एमएड कोर्स हैं आज के टाइम के हिसाब से इसमें परिवर्तन करना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि जो एनसीएफटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन लाया जाए। अभी तक हम 2009 का फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब एनईपी 2020 भी आ गया है, एनसीएफ 2023 भी आ गया है, तो जरूरी है कि टीचर का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें भी चेंजेस है, ताकि आज के टाइम के हिसाब से टीचर्स को एजुकेट किया जा सके, उनको तैयार किया जा सके। कम्युनिटी एंड फैमिली इंगेजमेंट, तो देखिए स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि स्कूल में कम्युनिटी का, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन हो। इसलिए टाइम टू टाइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स कम्युनिटी फॉर होलिस्टिक एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों की समग्र शिक्षा और पालन पोषण हेतु माता पिता और समुदाय की भागीदारी जरूरी है। तो ये जरूरी है कि टाइम टू टाइम जो स्कूल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, पेरेंट्स वहाँ पे आए, जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है वहाँ पे भी पेरेंट्स आए, ठीक है। और टाइम टू टाइम टीचर से संपर्क में रहे, ताकि बच्चों की प्रोग्रेस का पता चल सके, स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें पता चल सके। इसके अलावा जो इस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, वो स्कूल में एज ए रिसोर्स पर्सन काम कर सकते हैं। मान लो किसी के पेरेंट्स हैं, कम्युनिटी में कोई है, वो डांस बहुत अच्छा करता है, सिंगिंग बहुत उसकी अच्छी है, ठीक है, या बच्चों को कोई स्किल सिखा सकता है, मान लो कारपेंटर का काम करता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाना है उसका काम करता है, ठीक है, कोई भी अगर स्किल हो तो वो चीजें स्कूल में आकर बच्चों को सिखा सकता है, बच्चों को अपनी सर्विसेज दे सकता है, एक रिसोर्स के रूप में काम कर सकता है। साथ ही साथ स्कूल को फंडिंग भी की जा सकती है, स्कूल को रिसोर्सेज भी दिए जा सकते हैं, टीवी हो गई, स्मार्ट बोर्ड हो गए, भी स्कूल को दिए जा सकते हैं। तो पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स कैन आल्सो एक्ट एज ए रिसोर्स पर्सन। और साथ ही साथ जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें सोसाइटी के मेंबर भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, स्कूल मेंबर्स भी होते हैं, तो सब मिलकर काम करेंगे तो स्कूल बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ एससी 2023 के। एनसीएफ 2023 के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? The aim of this NCFSC 2023 is to develop India's school education system to be of the highest quality to meet the present and future needs एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। कि विद्यालय शिक्षा के लिए जब हम एनसीएफ 2023 की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, कि भारत की जो विद्यालय शिक्षा है, स्कूल एजुकेशन है, ठीक है, उसको उच्चतम गुणवत्ता वाला बनाना है, जिससे भारत के लोगों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। तो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है एनसीएफ 2023 में। टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना है। टू एम्फेसाइज ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स, की शिक्षार्थियों के समग्र विकास पर बल देना, चाहे हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, मेंटल डेवलपमेंट की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, तो यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। टू क्रिएट a competent and skilled workforce to address real challenges, की वास्तविक चुनौतियों का सामना हेतु एक सक्षम और कुशल कार्यबल तैयार करना है, इसलिए स्किल एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया गया है। और इसका एक लक्ष्य क्या है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप कंट्री बनाना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है, टू अलाइन विद द नेशंस गोल ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047।
टू मेक एजुकेशन मीनिंगफुल एंड इंजॉयबल फॉर स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सार्थक और आनंदमय बनाना है। मतलब एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चा उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर सके और जो चीजें सीखे खुशी खुशी सीखे, किसी बर्डन की तरह चीजों को ना सीखे। तो जो भी एजुकेशन हो, सब्जेक्ट हो, बच्चों के लिए मीनिंगफुल होने चाहिए, तभी बच्चा उसको अच्छे से सीख सकता है। और रटने की बजाय योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर देना। तो यहाँ पर रोड लर्निंग की जगह किस पर ज्यादा फोकस किया गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर ज्यादा फोकस किया गया है कि रट्टा नहीं, अब समझ पर ज्यादा जोर दिया जाए। टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट एंड एरियाज ऑफ लर्निंग, की सभी विषयों और सीखने के क्षेत्रों को समान महत्व देना। कि ऐसा नहीं जैसे हम कॉमर्स आर्ट साइंस की बात करते हैं तो आर्ट्स को पहले कम महत्व दिया जाता था, कॉमर्स को ज्यादा दिया जा रहा है, साइंस को ज्यादा दिया जा रहा है, नहीं, सभी सब्जेक्ट को। ठीक है, इसके अलावा चाहे स्पोर्ट्स हो, ठीक है, आर्ट्स हो, अलग अलग जो स्किल बेस्ड जो कोर्स हैं सभी को समान महत्व देना है। और 2020 की जो 5+3+3+4 का जो एक एजुकेशन स्ट्रक्चर था, इसको अपनाना और इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से करिकुलम डेवलप करना, टीचिंग मेथड्स और जो एक्टिविटीज है वो भी निर्धारित करना है कि अलग अलग लेवल पे किस तरह से बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, किन मेथड्स का यूज किया जा सकता है, किन एक्टिविटीज का यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए गाइडलाइंस बनाना। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू लाइफ स्किल देन फैक्ट्स एंड फिगर, की तथ्यों और आंकड़ों की तुलना में जीवन कौशल को अधिक महत्व देना। फोकस मोर ऑन प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज, की जब हम स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की बात करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कि बच्चों को मौका देना ज़्यादा से ज़्यादा खुद करके सीखने के लिए। तो इसके लिए उनको प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। एम्फेसिस ऑन असेसमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रेदर देन रिटन एग्जाम, की लिखित परीक्षा के बजाय व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित मूल्यांकन पर अधिक जोर देना। इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, की शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी का एकीकरण करना, क्योंकि हम आईसीटी की बात करते हैं तो वर्तमान समय की जरूरत है। तो इसीलिए टीचिंग लर्निंग में हम देखते हैं आजकल, आप देख रहे होंगे ना, आपके बीएड में भी आपको आईसीटी एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाती है और आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से चाहे हम बीएड की डीएलएड की अलग अलग कोर्सेज की बात करें, किस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देनी है, किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। अब हम इसके कोर फीचर्स की बात करते हैं। एनसीएफएससी 2023 की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि 5+3+3+4 के एजुकेशनल स्ट्रक्चर को स्कूल में अपनाना, इसके हिसाब से जो करिकुलम है उसकी गाइडलाइंस है उसको तैयार करना। रिफॉर्म करिकुलम इन अकॉर्डिंग्स विद द दिस न्यू एजुकेशन स्ट्रक्चर, की इस नवीन शैक्षिक संरचना के अनुसार ही पाठचर्या में परिवर्तन करना, उसको तैयार करना। और अडोप्टेशन ऑफ अ थ्री प्रोन अप्रोच टू असेसमेंट, की आकलन की त्रि-आयामी दृष्टिकोण को अपनाना। तो ये त्रि-आयामी दृष्टिकोण कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पर तीन चीजें हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। तो तीनों में फर्क क्या है? जब हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि बच्चों की अचीवमेंट का पता लगाना, कि बच्चे ने पूरे साल जो पढ़ा है तो कैसे पता चलेगा जब एंड टर्म एग्जाम्स होता है। तो जो एंड टर्म एग्जामिनेशन है उसको क्या कहा गया है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब है कि जो लगातार जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, कि क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और साथ साथ बच्चों का इवेल्युएट मतलब कर रहा है, उनका असेसमेंट कर रहा है, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट एज लर्निंग, यहाँ पर बच्चे अपने खुद का असेसमेंट करते हैं कि वो कितना सीख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। तो ये तीनों टर्म है, आपको इसको याद रखना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है जिसको हम समेटिव एग्जाम्स कहते थे, समेटिव असेसमेंट कहते थे, एंड टर्म एग्जामिनेशन। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो क्लास में टीचर पढ़ाता है और साथ साथ बच्चों को असेस करता है, उनसे क्वेश्चन पूछता है। और असेसमेंट एज लर्निंग जहाँ पर बच्चा खुद को असेस करता है कि उसने कितना सीखा है, उसने खुद को कितना समझा है। ठीक है, तो जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं, एनसीएफ 2023 की बात करते हैं, तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट को असेसमेंट एज लर्निंग कहा गया है। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा गया है और समेटिव एंड टर्म एग्जाम को असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा
एलिमिनेटिंग द ट्रेडिशनल डिवीजन बिटवीन आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, की कला, विज्ञान और वाणिज्य के बीच में जो पारंपरिक विभाजन था उसको समाप्त करना है। अब ऐसा नहीं कि अगर आप आर्ट साइड में जा रहे हैं तो आपको सिर्फ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, लैंग्वेज यही लेना है, कि आप हिस्ट्री के साथ, ठीक है, आप साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो ये जो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ये जो एक डिवीजन था ना, इसको खत्म कर दिया गया है। अब बच्चा अपनी मर्जी से जब 10th के बाद 11th में जाता है तो कोई भी 5-6 सब्जेक्ट बच्चा ले सकता है। प्रमोटिंग डाइवर्स सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो इस तरह से क्या हुआ है, विविध विषयों का संयोजनों को बढ़ावा मिला। बच्चा अपने हिसाब से जो कॉम्बिनेशन तैयार कर सकता है। और गिविंग लर्नर्स ग्रेटर फ्रीडम टू चूज सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट, कि विद्यार्थियों को अपने रुचि के विषयों का चयन करने की अधिक स्वतंत्रता मिली है। और इसके अलावा चाहे हम म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, थिएटर की बात करें, स्कल्पचर की बात करें, पेंटिंग की बात करें, इन चीजों को भी पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों को भी इंपॉर्टेंस दी गई है, महत्व दिया गया है। तभी तो बच्चों की क्रिएटिविटी जो है डेवलप होगी। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज है कि जो बोर्ड एग्जाम है वो साल में 2 बार होंगे। जैसे अभी आप न्यूज में आप देखने को आपको मिल रहा है कि जो बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे, एक आपका फरवरी मार्च में होंगे और दूसरे जो आपके एग्जाम जो होंगे वो जून जुलाई में एग्जाम होंगे। तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहे दोनों एग्जाम में बैठ सकते हैं। फायदा आपको क्या होगा, अगर आप दोनों एग्जाम में बैठते हैं तो जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, जिसमें परसेंटेज ज्यादा बनेंगे, उसी को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। अब मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि हम बोर्ड एग्जाम देते हैं तो उस टाइम हमारे हेल्थ इशू था, अलग अलग रीजन हो सकते हैं, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और जब नंबर कम आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को ऑप्शन दिया गया है कि आप 2 बोर्ड एग्जाम होंगे, आप चाहे दोनों दीजिए, आप चाहे पहला दीजिए। ठीक है। तो क्या होगा कि इससे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसमें और सुधार हो सकता है। हो सकता है कि आपने जो फरवरी मार्च वाला एग्जाम है उसमें आपने उतना अच्छा आपका नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप जो जून जुलाई में एग्जाम होगा उसमें दीजिए, उसमें आप अच्छा परफॉर्म कीजिए। तो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जा रहे हैं ताकि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सके। तो इसलिए साल में बच्चों पर जो ये एग्जाम का दबाव कम करने के लिए 2 बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। और मार्क्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, की इन 2 बोर्ड एग्जाम में जिसमें आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेस्ट होगी उसी का जो परसेंट है, उसी के मार्क्स हैं, ठीक है, उसी को कंसिडर किया जाएगा। छोटे बच्चों पर बोझ कम करने के लिए क्लास 2 तक किसी तरह की कोई एग्जाम नहीं होगा। मतलब जब हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करते हैं ना, 3 से 8 ईयर्स तक, तो इस स्टेज पर बच्चों का किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं लेना। और जब बच्चा फर्स्ट सेकंड क्लास में जाता है तो उनको वर्कशीट बेशक से दी जाए, लेकिन किस तरह का कोई ऐसे फॉर्मल एग्जाम बच्चों का ना लिया जाए, ताकि बचपन से ही बच्चों पर एग्जाम का कोई प्रेशर ना रहे। लेकिन देखिए, आज भी अगर हम देखते हैं कि जो प्ले स्कूल है वो भी बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, लेकिन जो एनईपी 2020 और एनसीएफ 2023 में इस चीज को बिल्कुल मना किया गया कि क्लास 2 तक बच्चों का किसी तरह का कोई इस तरह का एग्जाम, आपको फॉर्मल एग्जाम नहीं लेना है। इसके अलावा विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर देना है, एम्फेसिस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर बात की गई है। फैसिलिटेटिंग लर्नर्स टू लर्न एट देयर ऑन पेस, की शिक्षार्थियों को, बच्चों को अपनी गति से सीखने की सुविधा प्रदान करना। एम्फेसिस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ रोट लर्निंग, की रटने की वजह योग्यता आधारित शिक्षा पर जोर देना। और स्टूडेंट सेंट्रिक जो मेथड्स हैं, ठीक है, चाहे हम एक्टिविटी की बात करें, डिस्कवरी की बात करें, डिस्कशन की बात करें, तो इन पर ज्यादा फोकस करना। प्रमोट एक्टिविटी, डिस्कवरी एंड डिस्कशन बेस्ड लर्निंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, की विषय की समझ हेतु गतिविधि, खोज और चर्चा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना। लर्निंग थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस टू मेक एजुकेशन इंटरेक्टिव एंड रिलेवेंट, की शिक्षा को संवादात्मक और प्रासंगिक बनाने के लिए संवेदी अनुभवों के माध्यम से सीखना, कि बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखे। ठीक है, बच्चा चीजों को देख कर सीखे, बच्चा चीजों को महसूस करके सीखे। ठीक है। तो जो ये सेंसरी जो हम एक्सपीरियंस है, इस पर ज्यादा फोकस करना, कि बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, बच्चा खुद से करके सीखे, उसको सेंसरी एक्सपीरियंस दिया जाए बच्चों को। एम्फेसाइजिंग इंडियाज रिच हेरिटेज एंड कंट्रीब्यूशन इन द करिकुलम, की जो हमारी भारत की जो समृद्ध विरासत है, भारतीय ज्ञान है, ठीक है, उसको करिकुलम में जगह दी जाए, शामिल किया जाए।
पढ़ने पढ़ाने के जो तरीके हमारे, जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड की बात करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को प्रमोट किया जाए। प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा देना। प्रमोटिंग इंडियन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल अवेयरनेस की भारतीय भाषाई जो विविधता है, सांस्कृतिक जागरूकता है, बढ़ावा देना, इसलिए थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है। लर्नर शुड स्टडी एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस की शिक्षार्थियों को कम से कम दो भाषाओं का अध्ययन जब हम प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं कराया जाए। बच्चा फिर मिडिल स्टेज पे जाए तो यहाँ पर बच्चों को थ्री लैंग्वेज सिखाया जाए, ताकि जो हम भारतीय भाषाई जो विविधता है ना, भारतीय जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हैं कि बच्चा अपनी मदर टंग भी सीखे, मातृभाषा भी सीखे, अपनी जो क्षेत्र की जो भाषा है अपने देश की जो, और 22 लैंग्वेजेस जो जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा प्राप्त है वो भी बच्चा सीखे, और जो बाहर की जो भाषा है वो भी बच्चा सीख सके। तो यहाँ पे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई कि प्राइमरी लेवल पे कम से कम दो लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाए, बच्चा मिडिल स्टेज पे क्लास 6 में जाता है तो थ्री लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाए। और एम्फेसिस ऑन स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा पर बल देना, जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दी जाए, जो मेथड्स जो एक्टिविटी दी जाए बच्चों की नीड जरूरतों को ध्यान में रखकर ही दी जाए। और एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट अलोंग विद एकेडमिक नॉलेज की शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक और व्यावसायिक कौशल पर भी के विकास पर भी बल देना। इसलिए बात जो की गई है कि बच्चों को 6 क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन उनको दी जाए। मीटिंग द डाइवर्स इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन ऑफ लर्नर के शिक्षार्थियों की विविध रुचियों और आकांक्षाओं को पूरा करना, इस तरह से बच्चों को सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देना, ठीक है, ताकि बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को ले सके, पढ़ सके। प्रोमोटिंग क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स के शिक्षार्थियों में जो रचनात्मकता है, ठीक है, कोई बच्चा अच्छा ड्राइंग कर सकता है, कोई बच्चा कोई और अदर एक्टिविटी अच्छा कर सकता है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, तो जो बच्चों के अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा देना। तो इस तरह से हमने देखा, हमने जाना, हमने समझा एनसीएफ 2023 के बारे में कि एनसीएफ 2023 क्या है, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें क्या क्या अप्रोचेस है, तो सब आपने इसको जाना समझा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।